Hey class 12th, welcome to today's session. I'm Sana Khan, your math master teacher from Vedantu और मैं यहाँ आज आई हूँ आपकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए in revising the most important chapters of class 12th mathematics for board exams. So guys, if you are excited तो जल्दी से chat box में spam करिए with the muscle power emoji और चलिए मिलकर रिवाइज करते हैं continuity and differentiability के चैप्टर को in the easiest way possible. So let's begin. Well, इस चैप्टर में बेसिकली हम 2 लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं इस चैप्टर को एंड आज जो जो चीजें मैं आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ they are listed over here. So let's have a look at the topics. Well, basically सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे कि कंटिन्यूटी क्या होती है, उसका लिटरल सेंस क्या होता है, उसका ग्राफिकल सेंस क्या होता है एंड how do you apply the concept of continuity in different things, in different concepts of mathematics. Then we will learn about discontinuity and the reasons of discontinuity. फिर हम देखेंगे algebra of continuous function which looks difficult but is super easy. Then we will learn about continuity of composite functions. नाम सुना हुआ तो लग रहा होगा, if not टेंशन नॉट, आई विल हेल्प यू रिवाइज इट. एंड फिर हम पढ़ेंगे आज डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट को एंड वी विल लुक एट सम फॉर्मूलाज एंड रूल्स फॉर डेरिवेटिव्स एज वेल. और फिर अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव्स लाइक लॉगरिथमिक फंक्शंस के और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के, some implicit functions के derivatives. We will cover those topics in the next lecture. So guys, let's start with our very first topic of calculus. ठीक है, तो क्लास 12 में ना कैलकुलस की कहानी की शुरुआत होती है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन से. कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या होता है या उसका मतलब क्या होता है? तो बेसिकली इट सेज दैट अ फंक्शन fx is said to be continuous at x is equal to a, that is a point in its domain, and we say it is continuous when the left hand limit of fx is equal to the right hand limit of fx and equal to function at point a. ठीक है, so fx is your function as you guys already know. अब obviously इस definition को पढ़ के हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि मैम कंटिन्यूटी होती क्या है, मैथमेटिक्स में कंटिन्यूटी क्या है और हम क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में. तो इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. साइन एक्स का ग्राफ आपने देखा है, आई एम वेरी श्योर देखा होगा. नहीं देखा है तो चलो मैं दिखा देती हूँ. साइन एक्स का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, ये हो गए हमारे एक्सिस. ठीक है, तो आपका साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा सा आप बनाते हो, है ना. इट गोज अप एंड डाउन कंटिन्यूसली. तो एक बात बताओ, इस ग्राफ को बनाने के लिए क्या मुझे अपना पेन उठाना पड़ा? नहीं, मैंने एक सिंगल फ्लो में वो पूरा ग्राफ बना दिया, है ना. वहीं अगर मैं टैन का ग्राफ बनाऊं, टैन का ग्राफ देखा है आपने कैसा दिखता है? टैन का ग्राफ आपको कुछ यू इस टाइप से बनता है ना, समथिंग लाइक दिस. सो ये आप टैन का ग्राफ बनाते हो. ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों ग्राफ में ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसको बनाने के लिए आपको पेन उठाना पड़ा और कौन सा ग्राफ है जो आप कंटिन्यूसली बना पाए? तो साइन का ग्राफ हम एक सिंगल स्ट्रोक में कंटिन्यूस ड्रॉ कर सकते हैं, बट टैन के ग्राफ के लिए हमको हर बार पेन यू लिफ्ट करना पड़ेगा और फिर दोबारा हमें बनाना पड़ेगा, राइट. सो बेसिकली व्हाट इज कंटिन्यूटी? Continuity is nothing but a function whose graph can be drawn without lifting your pen from the paper. That's it. That is continuity. क्योंकि अगर मैं इस साइन के ग्राफ में आपसे बोलूं, ठीक है, let me show you 3 very similar close knit points. ठीक है, तो अगर मैं आपको 3 पॉइंट्स की बात करूं कि if I am talking about this black point, ठीक है, hope it is visible to all of you. Then I am talking about इसके जस्ट लेफ्ट में एक ग्रीन कलर का पॉइंट है, ठीक है, और इसके जस्ट राइट में एक येलो कलर का पॉइंट है. ठीक है, अब मैं आपको बोलूं कि इफ these 3 points are same then only you will be able to connect them. ठीक है, मान लो ये बहुत क्लोज वैल्यूज है, बहुत ही क्लोज वैल्यूज है, तो अगर आप 3 डॉट्स बनाते हो, ठीक है, तो व्हाट आर द चांसेस कि वो तीनों डॉट कनेक्ट करेंगे? अगर एकदम 3 माइन्यूट डॉट बनाते हो, उनके कनेक्ट करने के चांसेस यही होते हैं ना जब वो बिल्कुल नियर अबाउट वैल्यूज होती हैं, और तभी वो एक दूसरे से कनेक्ट करके कंटिन्यूस
लाइन बना पाती हैं. दैट इज वॉट दिस फॉर्मूला ओवर हियर इज ट्राइंग टू टेल कि कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इज वॉट, इट इज नथिंग बट द लेफ्ट हैंड लिमिट and the right hand limit and the function at that point, all three should be same होंगे, मतलब एक ही पॉइंट पे लगभग आसपास होंगे एक दूसरे के, तभी तो वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए रहेंगे और तभी तो हम कंटिन्यूस ग्राफ बना पाएंगे. एंड दैट इज व्हाट इज कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन द लिटरल सेंस, द इजिएस्ट सेंस. अब समझ में आ गया कंटिन्यूटी क्या होती है. अब so basically we talked about continuity, but we also said one more point in that definition. What? कि continuity of function at point x is equal to a of its domain. अब इसका क्या मतलब होता है? What does the domain stand for and what does this statement stand for? So suppose आप मुझसे बोलोगे कि मैम मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है fx जिसका वैल्यू है 1/x-2. तो आप बोलोगे मैम ये जब हम इसमें 2 पुट करेंगे तो ये तो 2 - 2 0 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा है. फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा है तो कहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, कहाँ राइट हैंड लिमिट और कहाँ फंक्शन की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम, है ना. तो दैट इज व्हाट दिस मीन्स. अरे ऑब्वियसली जो डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पे नल हो जाता है, 0 हो जाता है, वो उसके डोमेन में ही नहीं होता, तो हम उस पॉइंट की बात ही नहीं करेंगे. एंड दैट इज what this statement is trying to tell. ठीक है, तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा when its left hand limit is equal to the right hand limit is equal to the function at that point where we are considering the point only in its domain. ठीक है, so ये हुआ हमारा कंटिन्यूटी का डेफिनेशन. अब जनरली हम बहुत सारे ग्राफ्स देखते हैं और अक्सर हम उनके इंटरवल्स की बात करते हैं ना, कि ग्राफ आपका स्टार्ट कहाँ हो रहा है, एंड हो रहा है, या तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगा. सेम कंटिन्यूटी में भी अप्लाई होता है. कंटिन्यूटी आपकी दो टाइप की होती है. एक होगी आपकी कंटिन्यूटी ऑन ओपन इंटरवल्स. ओपन इंटरवल मीन्स इट स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, इट इज गोइंग ऑन टिल इन्फिनिटी. फॉर एग्जाम्पल द ग्राफ ऑफ x³ - 3x² + x - 1. दिस इज कंटिन्यूअस फ्रॉम इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. ठीक है, as you can see from the graph. Similarly, we will have some graph which are continuous inside a certain interval. कि अगर मैंने डिफाइन कर दिया साइन इनवर्स x का ग्राफ -1 से 1 तक, -1 से 1 के इंटरवल में, तो when I draw the graph मैंने ये देखा कि भाई इस ग्राफ को बनाने के लिए मुझे पेन नहीं उठाना पड़ा, -1 से 1 तक मैंने कंटिन्यूस ड्रॉ कर दिया. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या साइन इनवर्स x फंक्शन हमारा -1 से 1 के इंटरवल में कंटिन्यूस है? हाँ है. उसके आगे पीछे कंटिन्यूस है? वी डोंट नो, विल हैव टू ड्रॉ इट एंड सी. मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि उसके आगे पीछे कंटिन्यूस होगा, है ना. तो इट विल बी कंटिन्यूस टू द राइट ऑफ स्टार्टिंग लिमिट, इट विल बी कंटिन्यूस टू द लेफ्ट ऑफ एंडिंग लिमिट, बट उसके आगे और पीछे का हमें नहीं पता. हम सिर्फ इंटरवल की बात कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली कि कंटिन्यूटी जो है वो आप इंटरवल में भी डिफाइन कर सकते हो या फिर इनफाइनाइट ओपन इंटरवल में भी डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिसकंटिन्यूटी. जैसे अभी हमने कंटिन्यूटी की बात की, तो व्हाट विल हैपन व्हेन द ग्राफ इज नॉट कंटिन्यूअस, मतलब जब हमें पेन उठाना पड़ रहा है उसको ड्रॉ करने के लिए, तो तब हम ग्राफ को क्या बोलते हैं? सिंपली हम बोलते हैं इट्स अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. ठीक है, एंड हाउ डू वी से इट इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन? द वेरी ऑब्वियस रीजन कि अगर उस ग्राफ को बनाने के लिए मुझे हर बार पेन यूं पिक करना पड़ रहा है, I have to pick the pen from 1.1, then another point, then another point. So I say that कि वो discontinuous function है. How simple है ना. अब आपको ऐसा लग रहा है कि like हम एकदम बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं कि अगर लाइन ड्रॉ करते हुए हाथ उठाना पड़ा तो कंटिन्यूस नहीं होगा, नहीं उठाना पड़ा तो कंटिन्यूस होगा. बट इट इज दैट इजी. कंटिन्यूटी एक्चुअली में यही होती है. नाउ एवरीबडी इज क्लियर व्हाट इज कंटिन्यूटी. ओके, तो ये तो बात होगी ग्राफ की. अब हमें हर फंक्शन के ग्राफ बनाना तो नहीं आता है ना, और आता भी है तो इतना टाइम किसके पास होता है. तो कोई और मैथमेटिकली भी तो तरीका होता होगा ना इजीली आइडेंटिफाई करने का कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है ना. बार बार ग्राफ कौन बनाएगा. तो इसके लिए वी हैव सम सिंपल मैथमेटिकल रीजंस टू चेक कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं. दे आर बेसिकली 3 मेथड्स. फर्स्ट,
तो बेसिकली कंटिन्यूस है या नहीं ये प्रूफ करने के लिए आपको ये प्रूफ करना होता है कि डिसकंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे डिसकंटिन्यूस नहीं है? देखो, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट दैट पॉइंट की वैल्यू इक्वल बतानी है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नेसेसरी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट शुड एग्जिस्ट। सेकेंड, इट इज नेसेसरी कि एग्जिस्ट कर रहा है तो इक्वल भी होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। समझ रहे हो? द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। सेकेंड ऑफ ऑल एग्जिस्ट करे और इक्वल भी हो। थर्ड ऑफ ऑल एग्जिस्ट करे, इक्वल हो एंड फंक्शन एट पॉइंट ए के भी इक्वल हो, तभी हम बोलेंगे कंटिन्यूस है। और इन तीनों में से अगर कोई भी रीजन नहीं हो पाता है, आइदर लिमिट्स डू नॉट एग्जिस्ट, आइदर दे आर नॉट इक्वल और दे आर नॉट इक्वल टू फंक्शन एट पॉइंट ए, देन वी से इट इज डिसकंटिन्यूस। सिंपल, ग्राफ हर बार बनाने की जरूरत नहीं है, आप इन तीनों पॉइंट से सिंपली आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, अब अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ये सोच रहा है कि मैम बहुत देर से लिमिट्स की तो बातें कर रही हैं पर मुझे तो लिमिट ही निकालना नहीं आता, तो टेंशन ना लो, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि लिमिट कैसे निकालते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आप कैसे निकालोगे और फंक्शन से उसे कैसे इक्वेट करोगे। ठीक है, बट उसके पहले just one more thing about continuity, that is algebra of continuous function. Now what it says that अगर आपके पास दो फंक्शन है जो दोनों कंटिन्यूस हैं, आप प्रूव कर चुके हो, ठीक है, these real functions are continuous. So let us say कि f and g हमारे पास दो functions हैं जो continuous हैं, ठीक है, at real number c, then we say that f plus g is continuous, f minus g is continuous, f into g is continuous and f divided by g is continuous at x is equal to c. से ठीक है, क्लियर है सबको? अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं जो कंटिन्यूस है एट पॉइंट सी, तो आपको बिना चेक किए आप बिंदास होके बोल सकते हो कि उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा। एंड नॉट ओनली दिस, उनका कॉम्पोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। द कॉम्पोजिशन will be continuous. अब कितने बच्चे हैं जो कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस को भूल चुके हैं? जल्दी से रेज योर हैंड इन द चैट बॉक्स। सो व्हाट इज कॉम्पोजिशन? कॉम्पोजिशन इज वन फंक्शन कंटेनिंग द अदर, सिंपली। ठीक है, सो कॉम्पोजिशन f ऑफ g और g ऑफ f, ठीक है, तो f containing g और g containing f, g and f are both functions, so basically one related to the other, other related to the first. For example, so you can say sine of x cube, तो x cube is itself a function, उसका साइन, तो एक तरीके से x cube हो गया आपका फंक्शन g, उसका साइन हो गया आपका फंक्शन f। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अ कॉम्पोजिट फंक्शन, अ मिक्सचर ऑफ टू फंक्शंस। अब मिक्सचर ऑफ टू फंक्शंस को हम कंटिन्यूस कैसे बताएंगे? नहीं बताएंगे। सिंगल फंक्शन को हम कंटिन्यूस कैसे बताते हैं? नहीं बता पाते हैं। और लिमिट कैसे निकालते हैं? ये तीनों डाउट है आपके मन में। चलिए, तो एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपके सारे डाउट्स ए टू जेड क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो आई एम टेकिंग हियर टू फंक्शंस fx, where fx is defined as 2x minus 1 for x less than 1, x square minus 3 for x between 1 to 2, and x plus 5 where x is greater than equal to 2. And gx is a function which is defined as x minus 1 for x less than 2, 2x minus 2 for x greater than equal to 2, and you have to find and check if f of g is continuous at x is equal to 2. तो इस क्वेश्चन से हम आपके कौन कौन से डाउट्स क्लियर करने वाले हैं? लिमिट कैसे निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, कैसे चेक करते हैं कंटिन्यूस होगा कि नहीं, और दूसरा कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन भी हम सीख जाएंगे एक सिंपल सिंगल एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना है राइट हैंड लिमिट एंड द लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, सो what is your right hand limit? Your right hand limit is given limit x tends to 2 plus, 2 plus का मतलब क्या होता है? आप राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हो, 2 नेगेटिव मतलब आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हो।
है ना, when it is approaching 2 from the left hand side, when it is approaching 2 from the right hand side, so it is 2 negative. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिमिट्स निकालेंगे. नाउ व्हाट विल बी योर राइट हैंड लिमिट फॉर फंक्शन f of g? so f of g के लिए how do you write here? you basically write function of gx. ठीक है, f of g, g फंक्शन. अब g फंक्शन आपको कहाँ किस पॉइंट पे चेक करना है? 2 के राइट हैंड साइड में, यानी कि ग्रेटर देन 2 वैल्यू पे आपको चेक करना है. तो चेक करिए, ग्रेटर देन 2 पे आपके फंक्शन g की वैल्यू क्या है? फंक्शन g की वैल्यू है 2x minus 2, है ना. सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 2 हियर. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट g2. सो व्हाट इज g2? g2 हियर इज 2 into 2 minus 2, 2 2 is 4, 4 minus 2 2. ठीक है, सो यहाँ पे जो मुझे f of g रखना था, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फंक्शन f अप्लाई करना है, बट किस पे अप्लाई करना है? g of 2 पे. g of 2 मैंने कैसे निकाला? क्योंकि मुझे राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो मैं ग्रेटर देन 2 पे चेक करूंगी. ग्रेटर देन 2 पे मेरा gx फंक्शन क्या है? 2x minus 2. तो मैंने x की जगह पे क्या पुट किया? 2, बिकॉज x इक्वल्स टू 2 पे हम चेक कर रहे हैं. 2 2 is 4 minus 2 आया 2. तो अब मुझे निकालना है f of 2 plus. अंडरस्टूड एवरीवन व्हाट वी आर डूइंग हियर? सिमिलरली जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगी, ठीक है, आई विल डू द सेम थिंग ऑन द लेफ्ट हैंड लिमिट. फंक्शन ऑफ gx है ना, f of g of x, जहां पे x आपका क्या है? चलो x नहीं लिखते हैं अब हम इसको, हमें क्योंकि अपना पॉइंट पता है 2 नेगेटिव. ठीक है, तो अब आप देखो कि लेस देन 2 पे आपके फंक्शन g की वैल्यू क्या है? तो लेस देन 2 पे इट इज x minus 1. so you'll basically put what? g2 negative is basically what? function at less than 2, x minus 1. तो x minus 1 क्या होगा? 2 minus 1 equals to 1. so this is basically what? limit x tends to 2 f of 1, है ना, क्योंकि 2 minus 1 आ गया 1, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, आ गया f of 1. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट में f of 2. लेट्स नाउ कम टू फंक्शन fx. अब फंक्शन fx में हमें निकालना है 2 प्लस ग्रेटर देन 2. ग्रेटर देन 2 हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है? x प्लस 5. x प्लस 5 व्हाट विल कम? इट विल बी सिंपली function will be simply 2 plus 5 is equal to 7. Now coming on the left hand limit, function at point 1 less than 1, sorry यहाँ पे मैं नेगेटिव लिखना भूल गई थी. so less than 1 फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2x minus 1. so it is what? 2 into 1 minus 1, 2 1 the 2 minus 1 1. so your answer is coming 1. so now here we have observed that our left hand limit is coming 1 and our right hand limit is coming 7. They are not equal. Thus, simply हम एक लाइन में अपना आंसर लिख देंगे. Thus, the left hand limit is not equal to the right hand limit and therefore f of g of x is discontinuous at point x. ठीक है, clear है? Should I revise it for you all what we did over here? So first of all हम निकालते हैं f of, यहाँ पे let me mention one more step, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे. ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो दिस विल बी फंक्शन f of g of 2 पॉजिटिव, जैसे हमने यहां निकाला था f of g of 2 नेगेटिव. ठीक है, अगेन लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, so what we have obtained? g of 2 पॉजिटिव क्या है? g फंक्शन की वैल्यू फॉर ग्रेटर देन 2. 2 पॉजिटिव का मतलब g फंक्शन की वैल्यू फॉर ग्रेटर देन 2 विच इज 2x minus 2. so 2 2 is 4 minus 2 आ गया 2. तो बेसिकली फंक्शन f at 2 पॉजिटिव. सिमिलरली जब हमने g of 2 नेगेटिव निकाला तो क्या आया? वी गॉट 1.
तो बेसिकली फंक्शन f at 1 बट लेफ्ट हैंड लिमिट 1 नेगेटिव. नाउ फंक्शन एट 2 बट ग्रेटर देन 2, है ना. 2 पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 2. याद रखो जब भी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो आप ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 5, जो भी आपका पॉइंट है उससे ग्रेटर वाले फंक्शन को ही आप देखोगे, बाकी कुछ नहीं देखना है आपको. लेफ्ट हैंड लिमिट में आप हमेशा लेस देन वाले फंक्शन को देखोगे और कुछ नहीं देखना है आपको, बिंदास. ठीक है. सो ये आ गया फंक्शन एट 2 ग्रेटर देन 2 इज x प्लस 5. ठीक है. तो x प्लस 5 आपका बेसिकली क्या हो गया, 2 प्लस 5 विच इज नथिंग बट 7. और यहाँ पे आपका आ गया f ऑफ 1 नेगेटिव. f ऑफ 1 नेगेटिव इज नथिंग बट व्हाट, आपके फंक्शन की वैल्यू एट लेस देन 1 दैट इज 2x माइनस 1, यानी 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 आ गया 1. एंड सिंस योर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू योर राइट हैंड लिमिट, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस. दिस कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस. तो हमने लिमिट निकालना सीख लिया. लिमिट कैसे निकालते हैं, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो उस पॉइंट से लेस देन पे आपका जो फंक्शन लिखा है उसमें हम पॉइंट की वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालते हैं. अगर राइट हैंड लिमिट बोला है तो ग्रेटर देन जो भी आपका पॉइंट है 2 3 1 जो भी आपका पॉइंट है उससे ग्रेटर देन जो भी आपका फंक्शन है उसमें वैल्यू पुट करके आप फाइनल वैल्यू निकालते हो. और फिर अगर आपको कॉम्पोजिशन बोला है तो अगेन एक और बार फंक्शन अप्लाई होगा. तो कॉम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि जितने बार कॉम्पोजिशन है उतनी बार फंक्शन अप्लाई होगा. पहले सबसे इनर फंक्शन, फिर उसके बाहर वाला, फिर उसके बाहर वाला, फिर उसके बाहर वाला करते जाओ. ठीक है. दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन. आई होप इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, चलिए अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं वंस अगेन टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी अप्लाई लिमिट्स. ठीक है. तो वंस अगेन आपको एक सिंपल सा फंक्शन दिया है, यहाँ पे कोई कॉम्पोजिशन नहीं है. देयर इज अ सिंगल फंक्शन fx where it is defined as 1 minus x square for x less than 1. It is 0 for x equals to 1 and 1 plus x square for x greater than 1. ठीक है. We have to check the function is continuous at x is equal to 1. What will you do? You will find out the left hand limit and you will find out the right hand limit. The left hand limit will be limit x tends to 1 negative, है ना, approaching it from the left hand side will be what, your function f at 1 negative. ठीक है. Similarly, what will be your right hand limit? It will be your function approaching from the right hand side where x is approaching 1, tends to 1 from the right hand side, f for function at greater than 1. तो चलो पुट करते हैं वैल्यू. So what we will get, function at less than 1 is 1 minus x square. So this is basically 1 minus x square where x is 1. So this is 1 minus 1 equals to 0. Let's check here. Limit approaching from the right hand side for x greater than 1, it will be 1 plus x square, which is nothing but 1 plus 1, which is 2. So is your left hand limit and right hand limit same? No, they are not same. So are they continuous? No, the function is not continuous, है ना. पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही सेम नहीं है, तो फंक्शन एट पॉइंट 1 चेक करने की जरूरत ही नहीं है. ऑफ कोर्स अगर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होता तो हम f एट 1 चेक करते, और f एट 1 आपको क्या दिया है, 0. ठीक है. पर क्योंकि वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही सेम नहीं है तो एट पॉइंट 1 चेक करने की जरूरत ही नहीं है. बताया था ना मैंने डिसकंटिन्यूटी में स्टेप बाय स्टेप हम कैसे चेक करते हैं कि एक्स्ट्रा काम क्यों करें. हम क्यों करें भाई एक्स्ट्रा काम, हमें तो बस इतना ही चेक करना था. तो जब फर्स्ट स्टेप में ही गलत आ गया तो सेकंड स्टेप में जाएंगे क्यों, हमारा काम खत्म, अपना काम बनता. अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन. ठीक है. सो कंटिन्यूअस फंक्शन सबको क्लियर है, सिंपल है, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन एट दैट पॉइंट निकालना है, तीनों को इक्वेट करना है. अगर तीनों इक्वल है तो कंटिन्यूअस है, तीनों में से एक भी अनइक्वल है तो कंटिन्यूअस नहीं है. बस इतना ही काम है और कुछ नहीं करना. ठीक है. नाउ कमिंग टू अनदर फेवरेट टॉपिक ऑफ अस, डिफरेंशिएबिलिटी. ठीक है. तो अगर आपको कंटिन्यूटी समझ में आ गई ना तो डिफरेंशिएबिलिटी तो वैसे भी बहुत आसान है. डिफरेंशिएबिलिटी हमें इतना ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं है ना. देखा जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही होता है ये. बट शुरुआत करते हैं
डिफरेंशिएबिलिटी की शुरुआत से, मतलब होती क्या है डिफरेंशिएबिलिटी, क्यों पढ़ते हैं हम उसके बारे में, ठीक है। क्यों, एक बार ये जान जाए ना कि हम क्यों पढ़ते हैं, तो फिर इंटरेस्ट भी आता है और समझ में भी आता है बहुत अच्छे से, है ना। तो देखो, फिजिक्स में आपने एक वर्ड सुना होगा, इवन केमिस्ट्री में आपने एक वर्ड सुना होगा, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस टेम्परेचर, केमिस्ट्री में सुना होगा, ठीक है। तो इंस्टैंटेनियस, उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में आपकी वेलोसिटी कितनी थी, तो आप क्या करते हो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए, डेल्टा ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा ऑफ टाइम, है ना। और अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना के दूं और आपसे बोलूं कि आप वेलोसिटी की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करते हो, यू बेसिकली कैलकुलेट द डेल्टा ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑन द वाई एक्सिस एंड द डेल्टा ऑफ टाइम ऑन द एक्स एक्सिस, कितना चेंज आया, माइन्यूट चेंज आया, ठीक है। तो अब ये डेल्टा क्या होता है, ये डेल्टा होता है जब बहुत ही माइन्यूट चेंज की हम बात कर रहे हैं, है ना। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे एक सेकंड में मतलब सेकंड के भी एकदम माइन्यूट पॉइंट पे आपका वेलोसिटी क्या होता है, तो वो कैसे निकालोगे आप, एकदम हल्का सा जो डेविएशन आया है आपके डिस्प्लेसमेंट में और हल्का सा जो डेविएशन आया आपके टाइम में, उसका बेसिकली आप डिवाइड करते हो और आप निकालते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। तो वही काम तो हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। अभी जो फंडा हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में अप्लाई किया कि बिल्कुल लाइक अप्रोक्स, बहुत आस पास की जो आपकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज है आप उनको सब्ट्रैक्ट करते हो, है ना, S2 माइनस S1 करते हो, वैसी जो उस S2 पॉइंट पे जो टाइम हो रहा था और S1 पॉइंट पे जो टाइम हो रहा था उसको सब्ट्रैक्ट करते हो और आपको मिल जाता है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। कैसे, फॉर्मूले को एक बार रीड आउट करो, the differentiability of x, the derivative of x is nothing but f of x plus h minus f of x। डिनोमिनेटर में एक चीज गायब है जो मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ, इट इज बेसिकली x प्लस h माइनस x, सेम चीज जो आपने न्यूमरेटर में लिखी है x प्लस h माइनस x। तो बेसिकली ये x कैंसिल हो जाता है इसलिए हम उसको नहीं लिखते हैं, बट आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। सेम फंडा आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला अप्लाई करो, h टेंड्स टू 0 का मतलब h इतना माइन्यूट वैल्यू है कि लगभग जीरो की तरह है ना। तो क्योंकि वो लगभग जीरो की तरह है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि x प्लस h और x के बीच में काफी कम डिफरेंस है। वही काम जो हम यहाँ पे कर रहे थे, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए कर रहे थे कि दो डिस्प्लेसमेंट जिनके बीच का डिफरेंस बहुत ही कम है उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, वही काम हम यहाँ न्यूमरेटर में कर रहे हैं, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, ठीक है, where h is tending to 0, because it is tending to 0 we can clearly say that x plus h and x are very close values, and similarly denominator में x plus h minus x same thing, क्योंकि h is tending to 0 we are basically saying that बहुत ही दो क्लोज वैल्यूज को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और डिवाइड करके लिए हमने क्या निकाला, हमने निकाला इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो वैसे यहाँ पे हम इंस्टैंटेनियस वैल्यू निकाल रहे हैं जिसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। सो नाउ एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। अब आप बोलोगे मैम कभी आप डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हो, कभी आप डेरिवेटिव की बात कर रहे हो, दोनों का कोई रिलेशन है या ऐवे ही बोल रहे हो? बेसिकली ऑफ कोर्स दोनों का रिलेशन है और बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है, ठीक है। इट इज बेसिकली अगर हमारा कोई फंक्शन ठीक है, इफ वी से दैट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट, डेरिवेटिव एग्जिस्ट, अभी हमने डेरिवेटिव की बात की इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की तरह, हमने डेरिवेटिव का फॉर्मूला देखा, ठीक है। तो इफ वी से दैट द डेरिवेटिव ऑफ fx एग्जिस्ट then we call this function as differentiable, तब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं। अब आप दोनों वर्ड का सेंस समझ गए, रिलेशन समझ गए। अगर वो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो काइंड ऑफ वो सेम चीज बोल रहे हैं, इट्स लाइक एक फिनोमेना है और एक एक्टिविटी है ना, उसके कंपैरिजन आप कर रहे हो, बट
इट्स टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग कि अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो उस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएबल बोल सकती हूँ, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जैसे वो हमने क्लास 6 में पढ़ा था ना, प्रपोर्शनल हम कब बोलते हैं कि अगर दोनों रेशियोज का वैल्यू इक्वल होता है, अगर इक्विवेलेंट रेशियो एग्जिस्ट करता है तो हम उन दोनों रेशियो को प्रपोर्शनल बोलते हैं। बात तो एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी। सो डिफरेंशिएबिलिटी का यूज क्या हुआ बच्चों? डिफरेंशिएबिलिटी का यूज हुआ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करने में इन योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड समटाइम्स इन मैथमेटिक्स एज वेल। एंड अगर हम ग्राफिकली बात करें डिफरेंशिएबिलिटी की, तो ग्राफिकली क्या समझ में आता है? इस ग्राफ को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है कि डिफरेंशिएबिलिटी किस चीज की बात कर रहा है, कौन से पॉइंट की बात कर रहा है, और ग्राफिकली हम कैसे बता सकते हैं कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है? तो आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू याद होगा कि जब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी होती है या इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना होता है, वी ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, वी ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप पूरा एक डिफरेंस लोगे ना, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का इतने बड़े पोर्शन का आप ग्राफ से निकालोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, पर वो इंस्टेंटेनियस नहीं होगी, इट विल बी लाइक एन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट आपको एग्जैक्टली उस पॉइंट का चाहिए। तो एग्जैक्टली अगर ग्राफ पे सिर्फ एक पॉइंट पे आपको निकालना है तो एक टेंजेंट ही बनाओगे ना, उस टेंजेंट का डेल्टा ही कैलकुलेट करोगे ना। तो बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी इज व्हाट? डिफरेंशिएबिलिटी, इस पॉइंट पे आऊंगी मैं, पहले मैं ग्राफिकली आपको समझा देती हूँ। डिफरेंशिएबिलिटी इज नथिंग बट इफ a tangent can be drawn at that point on the graph. If a tangent can be drawn at that point on the graph, if the instantaneous value can be calculated, ठीक है, then we say that the graph is differentiable at that point. ठीक है, अगर आप tangent ड्रॉ नहीं कर सकते हो, जैसे कि मॉड एक्स का ग्राफ, मॉड एक्स का ग्राफ आपने देखा होगा ऐसे वी शेप का होता है, एकदम शार्प पॉइंट होता है, शार्प पॉइंट पे आप टेंजेंट नहीं बना सकते हो, है ना? तो इस टाइप के ग्राफ को हम बोलेंगे दे आर नॉट डिफरेंशिएबल बिकॉज वी कैन नॉट ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं हुआ क्योंकि बिल्कुल शार्प पॉइंट है, तो टेंजेंट कैसे बनेगी? ठीक है, तो अगर टेंजेंट बना सकते हो उस पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल है, नहीं बना सकते हो तो नहीं है। अब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का फर्क क्लियरली समझ में आ रहा है? एक ग्राफ जिसको आप कंटिन्यूअसली पेन से बना सकते हो बिना पेन उठाए, वो कंटिन्यूअस है। एक ग्राफ जिसमें आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट में, वो डिफरेंशिएबल है एट दैट पॉइंट। नाउ हाउ क्लियर इट इज, वरना हमारे दिमाग में कंफ्यूजन चलता रहता है ना कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का रिलेशन क्या है और डेरिवेटिव का क्या रिलेशन है इन दोनों से, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आप तीन चीजें पढ़ोगे, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डेरिवेटिव। तो अब तीनों का रिलेशन आई होप इज सुपर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस, तो जल्दी से लाइक बटन को हिट जरूर करते जाना क्लियर है अगर कॉन्सेप्ट तो, ठीक है, फटाफट। ओके, नाउ डिफरेंशिएबिलिटी का लिटरल सेंस हम समझ गए, यूज हम समझ गए, ग्राफिकल मीनिंग हमने सीख लिया, बट वंस अगेन बार बार ग्राफ कौन बनाएगा, और इतने सारे ग्राफ्स तो हमें याद भी नहीं रहते, तो मैथमेटिकली कैसे चेक करते हैं डिफरेंशिएबल है कि नहीं, वो बताओ मैडम जी, क्योंकि अपने काम की तो वही है बोर्ड एग्जाम में। तो डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए वंस अगेन वी कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, the right hand derivative, and we check if it is equal to the function at that point, and then we can say that it is differentiable at that point. Derivative कैसे निकालते हैं? अभी हमने देखा था फॉर्मूला कि derivative of function f at point a, the right hand derivative will be what? f of a plus h minus fa upon h, and the left hand derivative will be f of a minus h minus fa अपॉन माइनस एच। माइनस एच को नहीं भूलना, मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। नेगेटिव साइन का हेरा फेरी इज द बिगेस्ट हेरा फेरी ऑफ मैथमेटिक्स। तो हेरा फेरी पार्ट 3 नहीं बनानी है हमें, वो अक्षय कुमार बना लेगा। हम फिलहाल फुल लर्न फुल लाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखेंगे, अगर इक्वल आ रहा है तो डिफरेंशिएबल है एट दैट पॉइंट, नहीं आ रहा है तो नहीं है डिफरेंशिएबल। सिंपल, ठीक है। इस फॉर्मूले में तो कोई डाउट नहीं है ना, हमेशा
याद रखना डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस अपॉन टाइम का डिफरेंस। तो यहाँ पे h क्या है हमारा, टेंडिंग टू जीरो। इफ h इज टेंडिंग टू जीरो दैट मीन्स हम बहुत नियर अबाउट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई ये फॉर्मूला आया है। ऐसे याद रखोगे तो कभी फॉर्मूला भी नहीं भूलोगे, कॉन्सेप्ट भी नहीं भूलोगे, और एग्जाम में मतलब याद आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो भाई, अब आ गया सिंपल सा क्वेश्चन, how to find and check whether it is differentiable at particular point. So suppose यहाँ पे हमें function दिया है fx, x square plus 2x plus 7. We want to check if it is differentiable at point 3 by the definition of differentiation. What is the definition of differentiation? We have to find out the left hand derivative and the right hand derivative. What was the formula? The formula is limit x टेंस टू 3 नेगेटिव, क्योंकि हमारा पॉइंट क्या है 3, तो 3 नेगेटिव। द फॉर्मूला वाज f ऑफ 3 माइनस h माइनस f ऑफ 3, रिमेंबर, अपॉन minus h. This is the left hand limit. Let's similarly calculate the right hand limit. Limit x tends to 3 positive, क्योंकि हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, f ऑफ 3 प्लस h, a प्लस h माइनस f ऑफ 3, f ऑफ a अपॉन h. याद है ना फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला. नाउ पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट व्हाट विल बी द आंसर. अब पुटिंग द वैल्यू का मतलब क्या होता है, मे बी, आई नो आपको आता होगा, बट मे बी कोई एक आध बच्चा होगा जिसको नहीं आता होगा, सिर्फ उसके लिए बता रही हूँ, ठीक है, तो बुरा मत मानना. बेसिकली f ऑफ 3 माइनस एच का मतलब बच्चों, इट इज सेइंग दैट जैसे आपको यहाँ पे फंक्शन fx दिया है ना, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, तो वैसे ही f ऑफ 3 माइनस एच क्या होगा, 3 माइनस एच होगा, 3 माइनस x की जगह पे 3 माइनस एच, यानी जहां जहां x लिखा है वहां वहां 3 माइनस एच पुट कर दो. ठीक है, तो 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस एच प्लस 7. ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली जहां जहां पे आपको x दिया है वहां वहां पे आप 3 माइनस एच पुट कर दो. ठीक है, ओके. कुछ बच्चे हो सकते हैं ना जिनको नहीं पता हो, तो वी शुड हेल्प देम आउट. तो लाइक दिस, लेट्स पुट द वैल्यू. व्हाट विल यू गेट? So our limit x is tending to 3 and we have f of, sorry, अब f क्यों लिखेंगे, अब तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे ना. तो f of 3 minus h is this. इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लो, क्या आएगा, 3a minus b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3s are 6, 2 into h 2h plus 7. Solve it. So this is 9 plus h square minus 6h, 6 plus 7, 13. 13. Further it is 13 plus 9, 22. है ना, हाँ 22. So we are getting here h square minus 8h plus 22. 32 बोला क्या मैंने, नहीं 22 बोला होगा, ओके सॉरी, अगर 32 बोला हो तो 22 है. ठीक है, एंड f at 3 फंक्शन at point 3 is what, nothing but 3 square plus 2 3s are 6 plus 7 whole upon minus h. h का कुछ नहीं करना अपने को, h ही रहेगा. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट में पुट करेंगे हम वैल्यू, व्हाट वी विल गेट. once again same procedure to be followed. Let's just कैलकुलेट f ऑफ 3 प्लस एच. कैसे निकालेंगे बच्चों, ठीक है, जो बच्चे नहीं कर पाते हैं उनकी हेल्प के लिए बस मैं बता रही हूँ. आई एम प्रिटी श्योर कि बाकी बच्चे जरूर कर सकते होंगे, आप पे मुझे कोई डाउट नहीं है. ठीक है, 3 प्लस एच क्या होगा, 3 प्लस एच का होल स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस एच प्लस 7, 3 3 is 9, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab plus 3 2s are 6 plus 2h is 2h plus 7. So this is 9 plus 6 plus 7, same 22. So h is square, 3 2s are 6h plus 2h
8h and the 22. Oh, okay. So what is our right hand limit? We get we get h square plus 8h plus 22 minus f of 3, function at point 3 is same, 3 square plus 3 2s are 6 plus 7 upon h. ठीक है, नाउ इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. सो वी गेट या इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. मतलब अगर आप सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा 6 प्लस 7 13 plus 9 22. So 22 minus 22 cancel. Here also 22 minus 22 cancel. We are getting h square minus 8h upon h, and here also limit h tends to 0. We get h square plus 8h, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 22 आ रही है तो नेगेटिव 22 और पॉजिटिव 22 कैंसिल हो जाएगा. सिमिलरली इसकी वैल्यू 22 आ रही है तो पॉजिटिव नेगेटिव 22 और पॉजिटिव 22 कैंसिल हो जाएगा. दैट्स द फंडा वी आर यूजिंग हियर. अगेन सो डिवाइड बाय h, तो बेसिकली h से आप डिवाइड करोगे तो यू गेट योर डेरिवेटिव एट पॉइंट 3 इक्वल्स टू 8, है ना. आपने h का वैल्यू जब 0 पुट किया, h टेंस टू 0 का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट 0, तो हम 0 ही डालते हैं h की वैल्यू, है ना. तो यहाँ पे 8 प्लस 0 आ गया आपका डेरिवेटिव ऑफ f एज 8. ठीक है, डेरिवेटिव निकालना सीख गए हम. अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये f ऑफ 3 प्लस h का मतलब क्या होता है, f ऑफ 3 माइनस h का मतलब क्या होता है. ठीक है, इट्स नथिंग बट x की जगह पे आपको 3 प्लस h पुट करना है इन द फंक्शन. जैसे f ऑफ 3 का मतलब क्या होता है, x की जगह पे 3 पुट करना है, वैसे यहाँ पे x की जगह पे 3 प्लस h पुट करना है, यही मतलब होता है. ठीक है, ओके. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. In this question, they have clearly mentioned the function is given as x minus f for less than 1, 4x square minus 9 for x between 1 to 2, and 3x plus 4 for x greater than equal to 2. So they are asking find the derivative of f, but right hand derivative only, because 2 plus approaching from the right hand side. So it is right hand derivative. Simple. What is right hand derivative का formula? So f dash 2 पॉजिटिव, द राइट हैंड डेरिवेटिव लिखने का शॉर्टकट तरीका होता है. ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज व्हाट, लिमिट h टेंड्स टू 0, वी हैव f ऑफ a प्लस h यानी 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h. सिंपल. व्हाट इज f ऑफ 2 प्लस h? तो बेसिकली राइट हैंड डेरिवेटिव की बात बोल रहा है, तो ग्रेटर देन 2 पे पुट करेंगे, है ना. ये भी याद रखना, क्योंकि यहाँ 3 अगर अलग अलग इंटरवल्स दिया है तो कौन से इंटरवल को चूज करोगे, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव 2 प्लस की बात कर रहा है तो ग्रेटर देन 2 हमेशा, 2 प्लस यानी ग्रेटर देन 2, 2 माइनस यानी लेस देन 2, सिंपल भाषा में अगर याद रखा जाए तो. ठीक है, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, वी हैव f ऑफ 2 प्लस h क्या हो जाएगा, बेसिकली 3 इंटू 2 प्लस h प्लस 4. ये क्या किया मैंने, यहाँ पे x की जगह में 2 प्लस h पुट कर दिया, माइनस f ऑफ 2 क्या होगा, सिंपली 3 इंटू 2 प्लस 4, x की जगह पे 2 पुट कर दिया. समझ में आ रहा है. यहाँ मैंने क्या किया, x की जगह पे 2 पुट कर दिया, यहाँ 2 प्लस h पुट किया, यहाँ 2 पुट किया, डिवाइडेड बाय h, डिनोमिनेटर में तो h ही रहेगा. सो लिमिट h tends to 0. This is 6 plus 3h plus 4 minus 3 2s are 6 minus 4 minus 6 plus 6 cancel, 4 minus 4 cancel, 3h upon h is remaining, which is basically h cancel. So this is equal to 3. तो आपका right hand derivative आ गया 3. Simple. कुछ भी नहीं करना इसमें और. ठीक है, ओके. चलो गाइस, सो या दैट वाज ऑल अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी. ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट निकालो और चेक कर लो. ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट.
एंड नाउ कमिंग टू आवर डेराइवेटिव्स। तो इस क्लास 11th में आपने बहुत सारे डेराइवेटिव्स निकालने सीखे, थोड़े ट्रिग्नोमेट्री के, थोड़े अलजेब्रा के, है ना। बट क्लास 12th में आप थोड़े से कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के भी डेरिवेटिव्स निकालना सीखोगे, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बट ऑफ कोर्स अ लिटिल एडवांस लेवल, ठीक है। तो क्या करते हैं, मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ, ये सारे फॉर्मूले आप रिवाइज करके अगले लेक्चर में आओ, ठीक है। अगला लेक्चर हमारा कल या परसों आने वाला है, तो आप रिवाइज करके आओ ये सारे डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये आपने क्लास 11th के सिलेबस में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सो यू जस्ट हैव टू ब्रश अप कि कांस्टेंट रूल, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, शून्य, जीरो। उसी तरीके से अगर आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है किसी फंक्शन के साथ तो कांस्टेंट कम्स आउट और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। किसी पॉलिनोमियल का क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, उसका एक पावर डिक्रीज हो जाता है और पावर सामने भी आ जाता है। तो ये सारे फॉर्मूले आप रिवाइज करके आओ, 1 चार्ट, सेकेंड चार्ट, थर्ड चार्ट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव है। सो जस्ट रिवाइज एंड रिमेंबर, याद तो रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में यूज आएगा ये सारा कॉन्सेप्ट। और फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में और वहां हम डेरिवेटिव्स निकालना सीखेंगे, कुछ इम्प्लिसिट फंक्शंस का, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, लॉगरिथमिक फंक्शंस का, एंड सो ऑन। सो यस गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ यू एंजॉयड टुडेज सेशन, don't forget to hit the like button and see you all in the next lecture. Bye bye.